नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल उसे पानी की चाह, जिसकी राइटर है अना इलियास, उसकी ये तीसरी और लास्ट एपिसोड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नावल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों ने इसको पसंद किया होगा। तो सॉरी कि मुझे ना जल्दी मैं दे नहीं पाई सेकंड पार्ट, क्योंकि नेट इशू था तो आप लोगों को मिल नहीं पाई। लेकिन इस एक दिन में मैंने आप लोगों को दोनों पार्ट इसीलिए प्रोवाइड कर दिए हैं कि मैं आप लोगों को कल इस नावल का सेकंड पार्ट नहीं दे पाई। तो आइए शुरू करते हैं इस लास्ट पार्ट को। होप्स हो कि आगे भी नावल अच्छा ही हो और आगे भी पता चले कि आगे क्या क्या होता है। पूरे 4 बजे शाम में वो नताशा के सामने था। एक एक लम्हा उससे गुजारना मुश्किल हो रहा था। वो सब हकीकत जानने के लिए बेहद बेचैन था। ऐसा क्या था कि रुमान ने इतने सालों तक उसे ये खबर होने ही ना दी कि वो अबीशा को बेहद करीब से जानता है। कल रात की उनकी बेतकल्फ़ी वो किसी तौर भुला नहीं पा रहा था। आखिर क्यों उसने ये सब गाज़ान से छुपाया? उन दोनों को लेकर कोई गलत सोच उसके जहन में नहीं था। उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था, मगर फिर भी वो जानना चाहता था। कैसी हैं आप? सलाम दुआ के बाद वो इखलाकर नताशा की खैरियत पूछने लगा। एक्चुअली मैं नहीं जानता रात में आप अबीशा रुमान के मुतालिक क्या बात कर रही थी। मुझे किसी भी केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि उस रात जिसको मैंने बचाया वो आप थी। हाँ, उस वाक़या ने मेरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया, मगर मैं फिर भी मुतमईन हूँ कि किसी की इज्जत बचाकर मैं कम अज़ कम अल्लाह के सामने किसी भी किस्म की शर्मिंदगी से बच गया। 4 साल बाद मुझे मालूम हुआ कि रुस्तम को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तब मेरे पेरेंट्स ने और उस हर बंदे ने मुझे कॉल करके माफ़ी मांगी जिसने उस रात मुझ पर बेएतबारी की थी। मगर वो सब कैसे हुआ? मेरे भाई और अबीशा ने आपकी किस चीज़ के लिए हौसला अफजाई की? मैं कुछ नहीं जानता। मैं रुमान से ये सब इसलिए नहीं पूछ सका कि अगर मुनासिब होता तो वो ज़रूर बताता, मगर फिर भी ये सब जानना चाहता हूँ। शायद ये इंसानी फितरत है जिसने मुझे आपको कॉल करने पर मजबूर किया कि मैं इस सब के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद हूँ, जिसका जिक्र आप कल रात कर रही थी। अगर मुनासिब समझिए तो मुझे बता दें। मुझे लगता है कि रुस्तम की फांसी से मुतल्लिक आप बहुत कुछ जानती हैं। खाजान ने अपनी ख्वाहिश और वो सब अंदाजे उसे बताए जिन्हें वो कल रात से अब तक सोच रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा इस सब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इनफैक्ट मैं और एक और लड़की जुनैरा, जिसे अबीशा बहुत अच्छे से जानती थी, हम दोनों रुस्तम के हाथों जलीलो रुस्वा हुई थी। अबीशा और फिर नताशा, वो सब खाजान को बताना शुरू हुई जिससे वो बिल्कुल अनजान था। पूरा साल गुजर चुका था, मगर रुस्तम का कहीं कुछ पता नहीं था। पिछले 6 माह से उसका बाप भी पुलिस की तहवील में था। बड़ी मुश्किल से सही, मगर उन्होंने उसके बाप को अंदर करवा ही दिया था। बहुत से बड़े बड़ों का प्रेशर आ रहा था, मगर नताशा के वालिद का आर्मी से ताल्लुक़ होने के सबब वो लोग बड़ी आसानी से इब्रार पर हार डालने में कामयाब हो चुके थे। कुछ देर पहले ही अबीशा वकील से मिलकर घर आई थी कि उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज आया। बड़ी जीदार हो तुम, अब तो तुम्हें करीब से देखने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। अबीशा हैरान सी पड़ रही थी। कौन था ये शख्स और इस सब बात का क्या मकसद था? इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, एक और मैसेज मौसूल हुआ। जल्द ही तुमसे रूबरू होने का कुछ इंतज़ाम करवाते हैं। अजीब उलझे मैसेजेस थे। कौन था? किस बारे में बात कर रहा था? अबीशा ने कोई भी जवाब दिए बिना कुछ सोचकर रुमान को फ़ोन मिलाया। हेलो, खैरियत? अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने वकील से होने वाली मुलाकात और गुफ्तगू का एक एक हर्फ रुमान को बताया था कि कुछ देर बाद फिर से अबीशा की आती कॉल को देखकर वो परेशान हुआ। रुमान, मुझे कुछ अजीब से मैसेजेस आए हैं। अबीशा की कुछ परेशान आवाज़ रुमान को भी परेशान कर गई। कौन है? किसने किए हैं? ये तो मैं नहीं जानती, कोई अनजान नंबर है। मैं अभी तुम्हें वो मैसेजेस फॉरवर्ड करती हूँ, देख कर फिर मुझे कॉल करना। ठीक है, भेजो। रुमान अभी भी ऑफिस में ही बैठा था। चंद ही सेकंड्स बाद वो मैसेजेस रुमान के मोबाइल पर ब्लंक हुए। उन्हें पढ़ते कितनी ही देर रुमान खुद परेशान हुआ। ये मैसेजेस साफ धमकी आमेज थे और यकीनन ये रुस्तम के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता था। रुमान ने अबीशा को फ़ोन किया। हेलो अबीशा, तुम्हें अब बहुत एहतियात की ज़रूरत है। रुमान की बात पर वो उलझ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि इन मैसेजेस में वाज़िया धमकी दी गई है और जहाँ तक मुझे लगता है वो ये मैसेजेस रुस्तम के अलावा और किसी ने नहीं किए हैं। रुमान की बात पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश रही। शक तो उसका भी रुस्तम की जानिब गया था। मैं एहतियात करूँगी। एक गहरी सांस लेकर उसने रुमान को तसल्ली दिलाई। क्या हम इस नंबर का पता नहीं करवाएं? क्या पता यही नंबर हमें रुस्तम तक पहुँचाने का सबब बने। अबीशा के रुमान की भी बात दिल को लगी।
हाँ तुम सही कह रही हो, मैं अपने एक दोस्त को ये नंबर सेंड करके पता करवाता हूँ। और हाँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। रुमान हकीकी मायनों में बहुत बुरी तरह परेशान हुआ था। ओके, मैं इंतज़ार करूँगी। अभिशा ने फ़ोन बंद कर दिया। रुमान ने उसी लम्हे वो नंबर अपने एक दोस्त को भेजा जो कि मोबाइल की कंपनी में आला ओहदे पर था। रुमान जल्दी जल्दी काम समेटकर अभिशा की जानिब जाने का इरादा करके उठने लगा। रास्ते में ही उसके दोस्त का फ़ोन आ गया। यार, ये नंबर इस वक्त किसी दूर दराज इलाके में मौजूद है, गालिबन एक फार्म हाउस में है। आई गेस वो जो एक बड़ी मशहूर पार्टी का बंदा है ना, इब्रार, उसके फार्म हाउस के आसपास है और सफदर नामी एक लड़के के नाम पर यह सिम है। उसने तफसील से रुमान को बताया। अब तो किसी शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि ये रुस्तम के अलावा और किसी का काम नहीं। थैंक्स यार। रुमान ने उसका शुक्रिया अदा करके फ़ोन बंद कर दिया, मगर तफक्कुर की परछाइयाँ उसके चेहरे पर थी। कुछ देर बाद ही वो अभिशा के घर मौजूद था। शुक्र था कि इस वक्त फरीद साहब और अभिशा के अलावा और कोई घर पर नहीं था। अभिशा की अम्मी और वर्षा किसी के घर गई हुई थी। फरीद साहब भी थोड़ी देर बाद किसी दोस्त का फ़ोन आने की वजह से ड्राइंग रूम से उठकर जा चुके थे। अब ड्राइंग रूम में सिर्फ अभिशा और रुमान थे। रुमान ने अभिशा को इस नंबर से मुतल्लिक सारी बात बताई। अब क्या किया जाए? नताशा के अब्बू को कल कॉल करके सब बताना चाहिए, अभिशा ने अपने तौर पर मशवरा दिया। हाँ, वो मैं अभी घर जाकर करता हूँ, तुम अपना फ़ोन लेकर आओ। रुमान के कहने पर अभिशा तेज़ी से उठकर अपने कमरे से मोबाइल ले आए। रुमान ने अभिशा को लाकर करने का कहा, फिर उस मोबाइल का ट्रैकर अपने मोबाइल के साथ कांटेक्ट किया। ये क्या कर रहे हो? अभिशा उसके साथ सोफे पर बैठी सारी कार्रवाई देख रही थी। तुम्हारे मोबाइल का ट्रैकर अपने साथ कनेक्ट किया है ताकि ये जहाँ भी जाए मेरे पास शो होता रहे। इस वक्त तुम्हारी हिफाजत की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ये मैसेजेस वाज़िया धमकी हैं कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के चक्करों में है, और मैं उसकी हर कोशिश नाकाम बनाना चाहता हूँ। तुम पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता। रुमान ने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा। उसकी दोस्ती और उसके खलूस पर तो अभिशा को कोई शक था ही नहीं। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अभिशा ने तसल्ली अमेज़ मुस्कुराहट दी। इंशाल्लाह। रुमान की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद उसने इजाज़त ली। रुमान का शक दुरुस्त साबित हुआ। अगले दिन ऑफिस से वापसी पर अभिशा ने ऑफिस से निकलकर घर वापस जाने के लिए जिस टैक्सी को रोका वो रुस्तम का ही कोई बंदा था। अभिशा रुमान से ही मोबाइल पर मैसेजेस का तबादला कर रही थी, जो उसे बता रहा था कि नताशा के वालिद से उसकी बात हो गई है और आज रात में वो उसी फार्म हाउस में फिर से रेड करेंगे। अभिशा ने मोबाइल बैग में रखकर जो ही सर उठाकर देखा, टैक्सी कुछ अजनबी रास्तों पर रवाना थी। भाई साहब, ये आप किस रास्ते से जा रहे हैं? अभिशा ने रास्तों को देखते हुए पूछा। वो शख्स खामोश रहा। आपसे पूछ रही हूँ, आपको अगर जगह का नहीं पता तो गाड़ी रोकिए, मैं कोई और टैक्सी ले लेती हूँ। अभिशा गुस्से से रूखे लहजे में बोली। जाएंगे तो तुम्हारे अच्छे भी, यकदम कहते उस शख्स ने पीछे मुड़कर एक इंजेक्शन अभिशा के बाजू में जोर से चबो डाला। क्या कर रहे हो? अभिशा सबके लिए तैयार नहीं थी। उसने मज़ाहमत की, मगर तब तक वो इंजेक्शन उसके बाजू में पेवस्त हो चुका था। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर तब तक वो इंजेक्शन अपना असर दिखा चुका था। न जाने कितनी स्ट्रॉन्ग बेहोश करने वाली दवाई उसमें मौजूद थी कि चंद मिनटों में उसने अपना असर दिखा दिया। गाड़ी बड़े सुकून से इब्रार के फार्म हाउस की जानिब रवाना थी। आंख खुलने पर उसने खुद को किसी अजनबी कमरे में पाया। तेज़ी से चकराते सर को थामे वो उठकर बैठी। कीमती फर्नीचर इर्द गिर्द मौजूद था। वो इस लम्हे बेड पर बैठी थी। कमरे में मौजूद चीज़ों से ऐसा नहीं मालूम हो रहा था कि यह कमरा किसी के ज़ेरे इस्तेमाल ना हो। कुछ देर पहले के मंजर निगाहों में घूमने पर यह याद आ गया कि उसे किसी ने अगवा किया। तो क्या रुमान का शक दुरुस्त था? हवास बेदार होते उसे रुमान का रुस्तम के बारे में सोचा जाने वाला शक याद आ गया। तो क्या वाकई मैं उसके हाथ लग गई? तेज़ी से बेड से उठी तो सामने ही अपना बैग बेड की पाइंती की जानिब रखे हुए सोफे पर पड़ा नजर आया। वो फ़ौरन उसकी जानिब लपकी। बैग को खोलकर जायज़ा लिया तो मोबाइल उसमें मौजूद था। शुक्र का सांस लिया। रुमान ने जो ट्रैकर कल रात उसके मोबाइल में ऑन किया था, यकीनन उसकी मदद से उसे अभिशा को ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। अब तक तो वो जान गया होगा कि अभिशा को किसी ने किडनैप किया, क्योंकि वो ट्रैकर उसने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट ही इसीलिए किया था कि अगर अभिशा किसी मुश्किल में गिरफ्तार होकर इस ट्रैकर की मदद से वो जान जाए कि कौन उसे कहाँ लेकर जा रहा है। अब अभिशा पुरसुकून थी। इर्द गिर्द जायज़ा लिया। कमरे में खिड़की मौजूद थी, मगर वो मुख्तलिफ थी। अभिशा ने जाली का जायज़ा लिया। खिड़कियों की जाली इस तर्ज पर बनी थी कि अगर शीशों को तोड़ दिया जाता तो जाली को बआसानी एक जानिब करके नीचे मौजूद बरामदे की छत पर छलांग लगाई जा सकती थी और वहाँ से नीचे जाने में कोई मसला न था। अभिशा ने अच्छे से जायज़ा लेकर खिड़की के पर्दे बराबर किए, दरवाजे की जानिब गई। हालांकि उसे चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जाहिर है जिसने अगवा किया था वो दरवाज़ा खुला रखेगा नहीं। मोबाइल अपने पास होने का वो फ़ायदा उठाना चाहती थी।
रुमान को मैसेज करके बताने का सोचती वो बैग की जानिब लपकी, फिर कुछ सोचकर मोबाइल हाथ में लिए पहले कमरे में स्विच बोर्ड ढूंढा, लाइट बंद करके मोबाइल ऑन किया, मोबाइल का कैमरा खोला ये इत्मीनान करने के लिए कि कहीं कोई खुफिया कैमरा कमरे में नस्ब तो नहीं जो उसे देख रहा हो। मगर जब मोबाइल चारों जानिब घुमाने के बाद भी कोई सुर्ख रंग का धब्बा उस पर नज़र नहीं आया तब उसे इत्मीनान हो गया कि कमरे में कहीं कोई खुफिया कैमरा नहीं है। मगर हो सकता था कि कोई खुफिया माइक्रोफोन लगाया गया हो, लिहाजा उसने रुमान को मैसेज करना मुनासिब समझा। तेज़ी से उसे सारी सिचुएशन बताई। सेकंडों में उसका जवाब मैसेज आया, तुम फिक्र मत करो, मुझे पता चल चुका है कि तुम कहाँ हो और ये जगह इब्रार का फार्म हाउस ही है। ये रुस्तम ने ही करवाया। मैं इस वक्त नताशा के अब्बू के पास मौजूद हूँ और हम कुछ देर में ही रेड का प्लान कर रहे हैं। रुमान का मैसेज मिलते ही इत्मीनान की लहर उसके रगों पे में सरायत कर गई। शुक्र का सांस लेती वो मोबाइल को अपनी जीन्स की पॉकेट में एहतियात से रखकर कोने में मौजूद एक सोफे पर बैठ गई। अबीशा से बात करते करते ही रुमान को मालूम हो गया कि अबीशा को कोई गलत सिमत लेकर जा रहा है। उसके मुसलसल कॉल करने पर भी जब अबीशा ने फ़ोन रिसीव नहीं किया तब उसे यकीन हो गया कि उसे अगवा कर लिया गया है। तेज़ी से वो ट्रैकर पर उसकी गाड़ी को एक बिल्कुल अनजान रास्ते पर भागते देखकर अपने ऑफिस से निकला। सबसे पहले उसने फरीद साहब को फ़ोन करके ये इतला दी और इन्हें नताशा के घर पहुँचने का कहा। उनसे बात करने के बाद उसने नताशा को कॉल करके सूरत हाल बताई। उसने फ़ौरन उससे पहले अपने घर आने का कहा। मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, अंकल घर पर ही हैं? रुमान ने उसके वालिद के घर पर होने का इत्मीनान किया। जी पापा घर पर हैं, आप पहुँचिए। फ़ोन बंद करके रुमान ने सिकंदर साहब को फ़ोन किया मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। आखिर उसे घर के नंबर पर फ़ोन करना पड़ा। हेलो बेटा जी, शफक की मम्मी मीठी सी आवाज़ में बोली। मम्मी डैडी घर पर हैं? उसने छूटते ही पूछा। हाँ क्यों, खैरियत? कुछ परेशान लग रहे हो। माँ थी ना, औलाद की आवाज़ के उतार चढ़ाव से ही समझ गई कि वो परेशान है। नहीं मम्मी, खैरियत नहीं है, अबीशा को रुस्तम ने अगवा करवा लिया। वो परेशानी में उन्हें बता गया। मेरे खुदा, वो तो गुंग रह गए। ये क्या हो गया? मेरी बच्ची ग़ज़ान के हवाले से वो उन्हें बेहद अजीज़ थी। रुमान को ऐसा लगा उनके लहजे में अबीशा के लिए वैसे ही दर्द उठा है जैसे उन तीनों के लिए उठता है। मम्मी प्लीज़ आप दुआ करिए और डैडी को बता दें, बल्कि उनसे कहिए कि नताशा के घर आ जाए, मुझे उनकी इस लम्हे बहुत ज़रूरत है। टूटा लहजा शफक के दिल को चीर गया। मैं भेजती हूँ उन्हें, शफक ने यकीन दिलाकर फ़ोन बंद कर दिया। और वाकई कुछ देर बाद सिकंदर भी परेशान हाल नताशा के घर मौजूद थे। मैंने पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया, बस अभी कुछ देर में वो मतलूबा जगह के लिए निकल रहे हैं। मैं ऑन ड्यूटी तो अब नहीं हूँ, हाँ मगर फिर भी मैं उस फोर्स के साथ जाऊँगा। ना सिर्फ मैं बल्कि कुछ और फ़ौज के जवान भी, ताकि उस खबीस इंसान के भागने की कोई राह न बचे। कर्नल असद गुस्से से जबड़े भेज गए। सर क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? रुमान ने उनसे दरख्वास्त की। देखो बेटा, इससे पहले कि वो उसे कुछ समझाते उसकी इल्तिजा उन्हें मजबूर कर गई। प्लीज़ सर समझिए, मेरे घर की इज्जत का मामला है, वो जज्बाती लहजे में बोला। वो मुझे भी बेटियों से बढ़कर है, मैं भी उस पर आंच नहीं आने देना चाहता। ओके, मगर हम एक मखसूस इलाके से आगे नहीं जा सकते, मैं और तुम वहीं रुकेंगे। उनकी बात पर उसने इस बात में सर हिलाया। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी मदद का। फरीद साहब आप दीदा हुए। जो भी था वो जितने मर्जी बहादुर सही, मगर इस वक्त उनकी बेटी एक दरिंदे के पास थी। फिर भी उन्हें यकीन था अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, और ये दुआ सभी के दिल में थी। उसे वहाँ बैठे 2 घंटे गुजर चुके थे, मगर अभी तक कोई नहीं आया था। वो समझने से कासिर थे कि उसे अगवा करने का मकसद क्या था। क्या उसे अगवा करके रुस्तम अपने बाप को छुड़वाना चाहता था? वो बाप जो पिछले 1 साल से उसके किए की सज़ा जेल में भुगत रहा था। वो सोचों में डूबी बैठी थी जब दरवाजे के करीब हलचल हुई। वो अलर्ट होकर बैठी थी। दरवाज़ा खुला और एक शख्स ट्रे में खाने की कुछ अशिया लिए अंदर दाखिल हुआ। अबीशा के इत्मीनान से सोफे पर बैठे देखकर वो चौंका, फिर खामोशी से ट्रे उसके सामने मौजूद टेबल पर रखकर मुड़ने लगा कि अबीशा ने पुकारा, सुनो, क्या तुमने मुझे अगवा किया है? उसने जानबूझकर सवाल किया। हमारी क्या मजाल, वो तो सर जी के हुक्म पर आप यहाँ मौजूद है। वो नज़रें झुकाए बोला। शक्ल से कोई गुंडा टाइप नहीं लग रहा था। सर जी कौन? उसने फिर सवाल किया। कुछ देर में वो आकर आपको खुद बता देंगे कि वो कौन। वो जितना बेचारा सा लग रहा था उतना था नहीं। उसके बाद अबीशा ने कोई सवाल नहीं किया, वो भी खामोशी से चला गया। मगर अबीशा ने खाने की एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। वो खुद को मजबूत साबित कर रही थी, मगर वो हकीकतन अंदर से थोड़ा खौफजदा भी थी। और वही हुआ। कुछ देर में नहीं गुजरी थी कि रुस्तम उसके कमरे में आ मौजूद हुआ। ज़ह नसीब, आप हमारे गरीब खाने में आई। उसके घटिया अंदाज़े तकल्लुम पर अबीशा ने दिल में हज़ारों मरतबा उस पर लानत भेजी। तो सही कर लो, खुद चल कर नहीं आई, धोखे से लाई गई हूँ।
वो जो सामने सोफे पर बैठा कश लगाता धुएं के पार तने असाब वाली अभिशा का जायजा लेने में मसरूफ था। अभिशा के फुनकारने पर हंसता चला गया। पागल, अभिशा उसकी बेढंगी हंसी सुनकर बुड़बुड़ाई। वाह, क्या चिंगारी है भाई तुम्हारे लहजे में। इसी जिदारी को तो देखने के लिए ये सब पापड़ बेले। अब्बा जी ने तो नाक में दम कर रखा था कि तुम पर हाथ नहीं डालना। शुक्र अंदर गए, मेरी तो जान छूटी पाबंदियों से। अब इस आग को नज़दीक से देखकर असल मज़ा आया। अब तो इन शोलों को छूने की ख्वाहिश कुछ और बढ़ गई है। उसकी बेबाक गुफ्तगू और गंदी नज़रों ने अभिशा के अंदर सनसनी दौड़ाई दी। तुम जैसे मेरी आग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये आग भी बेहद शफाफ है। अपने जैसी गंध में लथड़ी आग ढूंढो जिसे तुम्हारे छूने पर ठंड पड़े। मेरे करीब भी अल्लाह तुम्हें भटकने नहीं देगा। बाकी जिस गंदगी तक तुम प्लान करके आए हो, याद रखना जो कुछ अल्लाह ने प्लान कर रखा है वो उसके आगे कुछ भी नहीं। अपनी मौत को आवाज़ मत दो। बेहतरी इसी में है कि अपने गुनाहों को मान लो, शायद तब अल्लाह भी तुम पर रहम खा ले। लेकिन याद रखना, अगर इनमें इजाफा करने की नीयत लिए बैठे हो तो अल्लाह तुम्हें ऐसा मुंह के बल गिराएगा कि अपनी सोच और अपनी नाम नेहाद ताकत पर तुम रोगे। अभिशा एक लफ्ज़ चबाकर बोली। हाँ, लगता है बड़ा दर्द है गाजान का। वो कमीना था ही ऐसा, हर कोई उसके पीछे पागल। ऐश ट्रे में राख चाटते उसने एक टांग को दूसरे पर जमाया। वो जो भी था, इस वक्त अपनी खैर मनाओ। तुम्हारी ज़रा सी लग़ज़िश तुम्हें जेल की सलाखों से कभी नहीं बचा सकती। अभिशा सख्त लहजे में गोया हुई। तुम्हें वाज़ो नसीहत के लिए नहीं उठवाया, बल्कि तुम्हारा वो गरूर तोड़ने के लिए उठवाया जिसके जाम में आकर तुमने रुस्तम जैसे बंदे पर हाथ डालने की कोशिश की। जब तुम यहाँ से मेरी भूख मिटाकर जिंदा लाश बनकर निकलोगे तब पूछूंगा कौन सा अल्लाह, कौन तुम्हें इस वीराने में मुझसे बचाएगा। यहाँ सब मेरे पालतू हैं जो तुम्हारी चीखों पुकार पर कान तक नहीं धरेंगे। फिर अल्लाह को पुकारती रहना, मैं भी देखूंगा वो तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेजता है कि नहीं। अपनी जगह से उठकर कमरे में मौजूद रूम रेफ्रिजरेटर से शराब की बोतल घटाघट पीते उसने अपनी लाल अंगारा आंखें अभिशा के चेहरे पर जमाई। यकीनन वही अल्लाह बचाएगा जिसने तुम जैसों की रस्सी दराज की, और वही अल्लाह बचाएगा जो तुम जैसों की रस्सी को बड़े ज़ोर से खींचता है, ऐसे कि तुम जैसे फड़फड़ाते हैं, मगर रिहाई फिर उनका नसीब नहीं बनती। वही अल्लाह मुझे बचाएगा और फरिश्ते भी भेजेगा। अभिशा ने हकारा से उसकी जानिब देखा जो कहके लगाता शराब के घूंट भर रहा था। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गिलास रुस्तम ख़त्म कर चुका था। वो खुद समझने से कासिर था कि इस लड़की को नीचा दिखाने के लिए वो क्यों इतना इंतज़ार कर रहा है। अच्छा चलो, एक डील करते हैं। तुम सिर्फ ये बता दो कि इस सब के पीछे तुम क्यों पड़ी हो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त छोड़ दूंगा। जो भी बोलना सच बोलना। वैसे भी तुम अपने सच बोलने की वजह से मशहूर हो। मैं भी तो देखूं आज इस हालत में भी तुम सच बोलती हो या फिर झूठ का साथ देकर यहाँ से बच निकलने की कोशिश करती हो। हम भी तो देखें। अल्लाह पर इतना यकीन रखने वाली उस पर यकीन रखते हुए सच का सामना करती है, या फिर ये यकीन बस कहने सुनने तक ही है। रुस्तम न जाने क्यों उसे इतना मार्जिन देने को तैयार था, शायद इसीलिए कि उसके शिकंजे में फंसने के बाद, रुस्तम की इतनी वाजिया धमकियां देने के बाद भी ये वाहिद लड़की थी जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफ लहजे में उसे चैलेंज कर रही थी कि उसका ईमान रुस्तम की ताकत से कहीं ज़्यादा है। और यही बात उसे उकसा रही थी कि वो जाने के वो लड़की अपने यकीन में किस हद तक जा सकती है, ताकि जब वो उसे चिमटी की तरह मसल कर रख दे तब वो उसके यकीन का मजाक उड़ाए। तुम जैसे झूठों के मुंह से सच का लफ्ज़ बहुत अजनबी लगता है। तुम और तुम्हारी हैसियत ही क्या है कि मैं तुम्हारे आगे अपना सच बयान करूं। और आखिरी बात, वो अल्लाह जो ये तक जानता है कि किस दरख्त का कौन सा पत्ता गिरा, जो ये तक जानता है कि हमारे दिल में आने वाले ख्याल की नीयत तक क्या है, वो मेरे हाल से कभी भी नावाकिफ़ नहीं होगा और ना ही वो तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब होने देगा। उसका निडर लहजा अब रुस्तम को चुभने लगा था। वो बेदरपे हकीकत के आईने में ऐसा भयानक चेहरा दिखा रही थी जैसे देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। एक नागवार निगाह उस पर डालकर वो कमरे में मौजूद अलमारी की जानिब मुड़ा और अभिशा के लिए ये बेहतरीन मौका था अपने दिल में किए जाने वाले इरादे पर अमल पैरा होने का। दिल में अल्लाह को पुकार कर उसने तेज़ी से अपना दुपट्टा उतारकर हाथों में लपेटकर दबे पाँव भागते हुए रुस्तम की गर्दन को अपने दुपट्टे की लपेट में लेकर जल्दी से 2 बल तेज़ी से दे डाले। रुस्तम इस बार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि वो बहुत गलत लड़की का इंतखाब कर चुका है जो अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाली नहीं। अभिशा ने अपने दोनों हाथों में बंधे दुपट्टे को ज़ोर से बाहर की जानिब खींचते रुस्तम की गर्दन पर दबाव डाला, जो अपनी गर्दन से उसका दुपट्टा हटाने के लिए शदीद तेज़ी से हाथ पाँव ना सिर्फ मार रहा था बल्कि घुटी घुटी आवाज़ में मुगलजात भी बक रहा था।
खोल मुझे, गाली, औरत तेरे साथ तो खोल खोल मुझे। अभिशा पर एक जुनून सवार था। वो इस हद तक उसकी गर्दन दबा देना चाहती थी कि वो बेहोश हो जाता। रुस्तम की आंखें उभर रही थी। पूरे कमरे में वो गिरता पड़ रहा था, मगर अभिशा ने अपनी गिरफ्त ढीली नहीं की। अब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि अल्लाह कैसे कैसे अपने बंदों की हिफाजत करता है। वो दांत पीस कर घर आई। रुस्तम की दम तोड़ती मज़ाहमत इस बात का सबूत थी कि वो बेहोश हो चुका है। फिर भी अच्छी तरह इत्मीनान हो लेने के बाद अभिशा ने उसकी गर्दन से अपना दुपट्टा हटाया। वो लड़क कर कारपेट पर औंधे मुँह गिरा। अभिशा ने उसकी जेबें टटोल कर पिस्टल निकाले। उस पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते उसने रुमान का नंबर तेज़ी से डायल किया। हेलो अभिशा, पुलिस फोर्स ने इलाके को चारों जानिब से घेर लिया है। मैं भी कुछ फासले पर खड़ा हूँ, तुम ठीक हो? अभिशा ने सुकून का सांस लेते अपनी कारगुजारी बताई। आई एम प्राउड ऑफ यू। रुमान को हकीकी मायनों में उस पर फख्र महसूस हुआ। बस तुमने खामोशी से कमरे में रहना है। रुस्तम उठने की कोशिश करो तो पिस्टल का बट उसकी कनपट्टी में मार कर फिर से बेहोश कर देना। अव्वल तो अब तक पुलिस और फौज के कुछ जवान फार्म हाउस के रिहायशी हिस्से में पहुंच चुके होंगे। तुम घबराना मत, रुमान ने उसे तसल्ली दी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। अभी उसकी बात पूरी न हो सकी थी कि बाहर से फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हुई थी। उसने तेज़ी से कमरे की कुंडी चढ़ाई। अगर रुस्तम का कोई महतहत कमरे में आकर अपने बॉस को यूं बेहोश देख लेता तो अभिशा मुश्किल में गिरफ्तार हो सकती थी। वो खामोशी से बाहर की आवाज़ों पर कान धरे बैठी थी। बाहर रात की तारीखी थी, इसलिए पर्दे हटाकर खिड़की के बाहर देखना बेकार था। यकदम बाहर से भागते दौड़ते कदमों की आवाज़ आई, साथ ही दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाने लगा। अभिशा ने कोई जवाब न दिया। बाहर निकलो रुस्तम, तुम्हें पूरी तरह से घेरे में ले लिया गया है। बाहर से आने वाली आवाज़ यकीनन किसी पुलिस ऑफिसर की थी। अभिशा ने तेज़ी से चटखनी गिराई और दरवाज़ा भाग गया। बाहर बहुत से पुलिस के बंदे मौजूद थे। मैडम, ये अंदर आते ही उनकी नज़र ज़मीन पर गिरे रुस्तम पर पड़ी। बेहोश है, अभिशा ने कमाल इत्मीनान से जवाब दिया। पुलिस ऑफिसर ने भवें अचकाकर उसकी बहादुरी को गोया सराहा। फार्म हाउस पर मौजूद तमाम लोगों को पकड़ लिया गया था। कुछ ही देर बाद अभिशा को रुमान और नताशा के वालिद के पास ले जाया गया। एक काली गाड़ी के पास परेशान सा रुमान खड़ा था। दूर से आती अभिशा को देखकर उसकी आंखें तशक्कुर से नम हुई। अभिशा के करीब आते ही बढ़कर रुमान ने भाई की तरह उसके सर पर हाथ रखते उसे अपने असार में लिया। नताशा के वालिद ने भी बढ़कर उसे प्यार किया। सिकंदर और शफक अभिशा के ही घर पर मौजूद उसके माँ बाप को तसल्ली और हौसले देने के लिए मौजूद थे। रुमान उन्हें पल पल की इत्तला दे रहा था। घर दाखिल होते ही फरीद साहब से मिलकर माँ और बहन से मिलते वो इश्कबार हुई। शफक ने बढ़कर उसे अपने साथ लगाया। मोहब्बतों ने उसे अपने हसार में लिया। बस फिर इस वाक़या के 2 साल तक रुस्तम के खिलाफ केस चलता रहा। अगर आर्मी वाले साथ ना होते तो रुस्तम बहुत आसानी से उस केस से बरी हो जाता। उनकी सपोर्ट के बाद भी 2 साल बाद इस केस का फैसला हुआ और रुस्तम को एक नहीं 3 लड़कियों के रेप के बाद कत्ल किए जाने पर फांसी की सज़ा हुई। और यूँ आपके यहाँ से चले जाने के 4 साल बाद आपके और मेरे और न जाने किन किन लोगों का जुर्म अपने अंजाम को पहुँचा। मुजरिम अपने अंजाम को पहुँचा। खामोश होने के बाद नताशा ने अपनी नम आंखें साफ की। ख़ाज़ान तो शशदर ये सब इंकशाफ सुन रहा था। उसे वो दिन याद आया जब रुमान ने उसे फ़ोन किया था। ख़ाज़ान, पता नहीं ये तेरे लिए अच्छी खबर है या नहीं, मगर पिछले दिनों किसी केस में रुस्तम पकड़ा गया और उसने अपने बहुत से जुराइम के साथ ये जुर्म भी मान लिया कि यूनिवर्सिटी में जिस लड़की की इज्जत पर हाथ डालने वाला वाक़या आज से 4 साल पहले उछाला गया था उसमें ख़ाज़ान नहीं बल्कि रुस्तम ही इन्वॉल्व था। रुस्तम को फांसी की सज़ा हुई है। उसने तमाम मीडिया पर आकर अपने जुराइम की कहानी सुनाई है। ख़ाज़ान, आज वो सब लोग जिन्होंने तुझ पर लगे झूठे इल्ज़ाम को सच माना था वो सब शर्मिंदा है। ख़ाज़ान, तूने सही कहा था, वक्त गवाही देगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा। देख ख़ाज़ान, आज वक्त ने गवाही दी कि ख़ाज़ान सिकंदर इज़्ज़तों का रखवाला है। आज वक्त ने दिखा दिया कि तू सच्चा था। रुमान के लहजे की नमी ख़ाज़ान की आंखें भी नम कर गई। बेख्तियार छत की जानिब देखकर उसने आंखें बंद की। वो अल्लाह बेहद रहमान और रहीम है। वो अपने बंदों के सब्र को रायगा कभी नहीं जाने देता। अगर उस दिन ख़ाज़ान सब्र न करता, अपने माँ बाप को बुरा भला कहता तो शायद ये दिन कभी ना आता। ख़ाज़ान ने हर फैसला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था और अल्लाह बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। ख़ाज़ान का रवा रवा अल्लाह का मशकूर हुआ। ख़ाज़ान, क्या आज मेरी एक बात मानेगा? रुमान के सवाल पर भी वो कुछ लम्हे तक बोलने के काबिल न रहा। खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू पाते भारी आवाज़ में बोला, कहो। मम्मी डैडी से बात कर लो, वो लोग बहुत शर्मसार हैं। मैं तुझे कुछ भी बुलाने का नहीं कहता, मगर फिर भी उनसे बात कर ले। वो बहुत अकेले रह गए हैं तेरे बाद। और फिर इन 4 सालों में वो पहली रात जी जब ख़ाज़ान ने घंटों शफक और सिकंदर से बात की।
वो बार बार माफ़ी मांग रहे थे और ग़ाज़ान अपने आंसुओं पर बंद बांध रहा था। सिकंदर से तो जैसे तैसे उसने बात कर ली, मगर शफक की आवाज़ सुनते ही वो बच्चों की तरह रोया था। माँ चाहे चाबक भी मार दे, मगर माँ की ज़रूरत मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। उसकी मोहब्बत औलाद के दिल से कभी नहीं मरती। और ग़ाज़ान वो तो था ही हमेशा से माँ बाप का फर्माबरदार। ये इल्ज़ाम तो घन की तरह उसे खा गया था। जब जब उसने वापस आने की कोशिश की, न जाने क्यों एक खौफ उसे जकड़ लेता। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, मगर वो फिर भी अंदर से नॉर्मल नहीं था। शफक, सिकंदर, रुमान और मना रोज़ उसे फ़ोन करते। मना और रुमान की शादी पर भी वो ख्वाहिश के बावजूद आ नहीं सका। वो खुद को ज़हनी तौर पर वापस उसी जगह आने के लिए तैयार नहीं कर पाया जहाँ से उसकी ज़िंदगी को एक तरह से ख़त्म करके उसे धुतकारा गया था। मगर 10 साल बाद न जाने कैसे इस मर्तबा वो खुद को वापस आने के लिए आमादा कर गया। शायद अल्लाह ने उसे बहुत सी हकीकतों का इल्म देना था। कभी पहले आता तो ये सब उसके सामने कभी भी ना खुलता। अबीशा की बेलौस मोहब्बत का राज हमेशा राज ही रहता। और यकीनन अल्लाह जो करता है वो अपने बंदे की बेहतरी के लिए करता है, बस हम ही समझ नहीं पाते। थैंक्स नताशा, ये सब हकीकत बताने के लिए। मैं वाकई में ही अनजान था। कभी बच्चों और मियाँ को लेकर हमारे घर आइएगा। कुछ देर बाद ख़ज़ान खुश दिली से नताशा से मुखातिब हुआ। अरे नहीं, आप थैंक्स मत कहिए, मशकूर तो मैं आपकी हूँ और हमेशा रहूँगी। इंशाल्लाह जल्दी आपके घर चक्कर लगाऊंगी। वो भी खुद को कंपोज करती मुस्कुराकर बोली। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर वापसी के लिए रवां दवां थे, मगर ग़ाज़ान रुमान की क्लास लेने का इरादा कर चुका था। अबीशा को कब से जानते हो? रात में खाना खाने के बाद रुमान और ग़ाज़ान अपने ही इलाके में वॉक के लिए निकले। कौन अबीशा? उसका लहजा साफ चुगली खा रहा था। तू जानता है, तो जब कभी बचपन में मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश करता था तो मैं तेरा मुक्कों से क्या हाल करता था। अगर तू एक बच्चे का बाप बनकर भी चाहता है कि मैं तुझसे वही सलूक करूं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। रुककर ग़ाज़ान ने तीखी नज़रों से रुमान को देखा। जब से तूने वाकिफ़ करवाया, अब की बार वो शराफत से बोला, मगर अभी भी लहजे में वाज़ेह शरारत थी। और मेरे जाने के बाद भी ये वाकफियत रही। ग़ाज़ान ने चलते हुए सामने से नज़र हटाकर रुमान को देखा, जिसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। क्या करूं, तेरी हर चीज़ से मुझे हमेशा से मोहब्बत रही है। तू जानता है, तू मेरी इंस्पिरेशन रहा है, लिहाजा मैं हर चीज़ में तुझे फॉलो करता था। तुझे वो एक्टर पसंद है, वो मेरा भी पसंदीदा था। तुझे जो सिंगर पसंद है वो मुझे भी इतना ही प्यारा हो जाता था। तुझे जो ब्रांड पसंद है मैं फिर उसी का दीवाना होता था। तो फिर अबीशा से वाकफियत कैसे न रखता? अपनी गद्दी सहलाते रुमान मुस्कुराहट दबाकर बोला। वो चीज़ नहीं, इंसान है। और अगर तू जानता था तो मुझसे कभी जिक्र क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कि रुस्तम वाले केस में उसका इतना बड़ा हाथ था, और यहाँ तक कि वो किस किस तरह के हालात से गुजरी, किडनैप तक हो गई। अब की बार वो रुख रुमान की जानिब किए बेबसी की तस्वीर बना उससे पूछ रहा था। किसी ने मुझसे वादा लिया था कि उसका नाम तक ना आए। रुमान संजीदगी से उसे देखते बोला। दोनों इस वक्त चलते चलते रुक चुके थे, एक दूसरे की जानिब रुख किए एक दूसरे को देख रहे थे। ग़ाज़ान ने हैरत से उसे देखते सर झटका। मैं तेरा ज़्यादा सगा था या वो? आंखों में गुस्सा दराया। वो तेरे हवाले से वो ज़्यादा सगी है अब। रुमान ने हौले से मुस्कुराते जिस अंदाज में कहा, ग़ाज़ान के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट दराई। बहुत खबीस है तू। उस दिन भी घर में वही आई थी जिसे तूने पर्दे वाली बीबी बनाया था। ग़ाज़ान ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। हाँ ना, पर्दा ना कराता तो जनाब की बादशाह उस रात अबीशा को देखकर कैसे इतनी खुलती। दोनों फिर से चलने लगे, और वो फ़ोन भी उसी को करके अब मेरे कपड़ों की मैचिंग उसके साथ करवाई गई थी। एक और शक से भरा सवाल। तो और क्या, तू तो है ही घामड़, मगर मुझे थोड़ी सी अकल है। रुमान ने अच्छी तरह उसकी क्लास ली। ग़ाज़ान बस मुस्कुरा रहा था। तसव्वुर में वो खूबसूरत चेहरा था। हेलो, मसला क्या है तुम्हारे साथ? अभी वो ग़ाज़ान के साथ वॉक करके घर वापस आया ही था कि अबीशा की कॉल आने लगी। अब क्या कर दिया मुझ गरीब ने? मासूमियत की इंतहा थी। अभी वो कमरे में अकेला था, फरवा नीचे थी। क्या कर दिया ये पूछो, क्या क्या ना कर दिया? कल जो रिश्ता आया था उसमें इतने कीड़े निकालकर अम्मी को क्यों बताए हैं? तुमने मेरी शादी होने देनी है कि नहीं? पिछले 6 सालों से यही कुछ हो रहा है। मेरे माँ बाप ने तुम पर एतमाद करके मेरे रिश्तों की जांच पड़ताल तुम्हारे हाथ क्या सौंप दी? तुम तो मेरी शादी में रखने डाले जा रहे हो। वो भरी बैठी थी, और यह हकीकत थी जब से फरीद साहब और समिया ने अबीशा के रिश्ते देखने शुरू किए और रुमान से जिक्र करने पर उसने अपनी खिदमत पेश की, तब से अब तक हर रिश्ते में 100 कीड़े निकाल के वो बताता और फिर वो रिश्ता ख़त्म कर दिया जाता। वर्षा का रिश्ता उसने खुद अपने एक दोस्त से 2 साल पहले करवा दिया था, मगर वो रुखसती के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था पहले अबीशा की होगी फिर मेरी, और रुमान अबीशा की कहीं होने नहीं दे रहा था। अब अबीशा को ये बात सही से समझ आ रही थी कि ये सब रुमान जानबूझ कर रहा है। इसीलिए आज उसने संजीदगी से उसे की क्लास लेने की ठानी।
तुम्हें इतनी क्या मुसीबत है शादी की? उसकी बात पर अभिषा को पतंगे लग गए। मुझसे छोटे होकर तुम एक अदद बच्चे के बाप और मुझे पूछ रहे हो कि मुझे क्या मुसीबत है शादी की? वो भुनाई। मेरा मसला बहुत गंभीर है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। रुमान का लहजा साफ चिढ़ाता हुआ था। क्यों? मसला कश्मीर से भी ज़्यादा गंभीर है, उसने तंज किया। हाँ, और अगर तुम्हें ज़्यादा शौक है मसला जानने का तो सुन लो कि तुम्हें मैं किसी और का होते नहीं देख सकता। तुम्हें मेरे घर की जीनत बनना है, मेरे घर में आना, और मैं ऐसा करके रहूँगा, वो भी बहुत जल्द। अभिषा उसका अटल लहजा सुनकर गुंग रह गई। कब वहमो गुमान में था कि वो अपने और अभिषा के रिश्ते को गलत रंग देगा। पागल हो गया तुम? पी पिला तो नहीं ली? वो मजाक में टालने लगी। होशो हवास में कह रहा हूँ, कहो तो लिख कर भी दे दूँ कि तुम्हें अपने घर लाकर दम लूँगा, और बहुत जल्द इसका इंतज़ाम भी कर रहा हूँ। उसके फिर वही बात दोहराने पर अभिषा के अब की बार हकीकत में हाथों के तोते उड़े। रुमान, मैं मुंह तोड़ दूंगी अगर कोई बकवास मजीद की तो। दिमाग खराब हो गया है? मैं तो तुम्हारी बहनों जैसी दोस्त थी, क्या हो गया तुम्हें? वो परेशानी से बोली। ये तुम्हारा ख्याल था, मैंने कभी तुम्हें बहन कहा और न माना। तुम मेरी दोस्त थी और अब मेरे घर में एक मजबूत रिश्ते में बंद कराओगी। रुमान किसी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं था। अपनी बकवास बंद करो, इससे पहले कि मैं तुम्हें शूट कर दूं। रुमान, इस रिश्ते को आलूदा मत करो, तुम्हारी बीवी और बच्चा है, क्यों ये सब कर रहे हो? वो सदमे से भरी आवाज़ में बामुश्किल बोली। नहीं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं, इनफैक्ट किसी को भी कोई एतराज़ नहीं। रुमान ने उसे यकीन दिलाया। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, काश पहले पता होता तो कभी तुमसे कोई ताल्लुक़ न रखती। वो दुख भरी आवाज़ में बोली। तुम जो मर्जी कर लो, ये ताल्लुक़ तो अब बनेगा। तुम जितना मर्जी इनकार कर लो, आखिर तुम्हें मेरे ही घर आना होगा। रुमान की आवाज़ में एक चैलेंज था। मर गई मैं और मर गया हर ताल्लुक़। गुस्से से चलाकर उसने फ़ोन बंद किया और वो सर पकड़े बैठी थी। क्या वो नहीं जानता कि ये सब मैंने किसके लिए किया था? क्या रुमान अनजान था कि मेरा और खाजान का एक खामोश ताल्लुक़ बन गया था? बेशक उन्होंने कोई अहद पैमान नहीं बांधे थे, मगर कुछ रिश्तों में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। वो बेशक उसके इंतज़ार में नहीं थी, मगर वो उससे मोहब्बत करती थी। अभी जब रीयूनियन नाइट में खाजान से मिली, तब आखिर में रुमान की कितनी क्लास नहीं थी कि उसने हवा तक न लगने दी। तो क्या वो तब भी अभिषा की खाजान के लिए फीलिंग्स देखकर एक रात पहले उसे फ़ोन करके उसका ड्रेस कलर पूछा, और अगले दिन खाजान से मिलने पर उसे फ़ोन का मकसद समझ आया, क्योंकि दोनों की कलर्स की मैचिंग थी। उफ, ये सब क्या था फिर रुमान? वो हाथों पर सर गिराए उलझी जा रही थी। जब उसने ये केस लिया तब भी रुमान ने कितनी मरतबा उससे पूछा, तुम ये सब क्या सिर्फ इंसानियत के लिए कर रही हो? तो क्या इन लम्हों में उसकी नज़रें चुराने का मफहूम वो समझ नहीं सका? सब क्या सोचेंगे, वो तो न जाने क्या ठाने बैठा था। मगर अभिषा ने भी सोच लिया था वो तब ही उससे रब्ता करेगी जब वो अपने रवैये की माफ़ी मांगेगा, नहीं तो बाहर में जाए ऐसा ताल्लुक। कुछ सोचकर उसने यही सब मैसेज में लिखकर रुमान के नंबर पर सेंड कर दिया। मगर दूसरी जानिब खामोशी थी, गहरी जामिद खामोशी। वो ज़िंदगी में कभी इतना परेशान नहीं हुई थी जितना इस वक्त थी। दिमाग लग रहा था फट जाएगा, सोच सोच कर कि कब उसने कोई ऐसी बात की जिससे रुमान ने गलत मतलब निकाला। जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, दिल में उससे मुखातिब होती लाइट्स बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद तो लगता थी रूठ गई है। अगले दिन भी सुबह उलझी हुई ऑफिस पहुंची। अपने कमरे में दाखिल ही हुई थी कि सामने टेबल पर रखा बुके देखकर चौंकी। हाथ बढ़ाकर उसका जायज़ा लिया, कहीं कोई कार्ड नहीं था जिससे पता चलता कि कौन देकर गया है। ऑफिस बॉय को फ़ौरन बुलाया। जी मैडम। वो मुअद्दिब बना उसकी टेबल के सामने खड़ा था। कुर्सी पर बैठी वो कीना तोज़ नज़रों से बुके को देख रही थी। ये बुके कौन देकर गया है? फूलों से नज़र हटाकर ऑफिस बॉय को देखा। मैडम पता नहीं, सुबह कोई साहब दे गए थे, वो अनजान बनकर बोला। रुमान था क्या? उसने शक भरी निगाहों से उसे देखा, क्योंकि रुमान अक्सर व बेशतर उसके ऑफिस आता जाता था। सब स्टाफ उससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे। रात वाली हरकत के बाद इन फूलों को देखते सबसे पहला ख्याल उसी का आया। नहीं जी, रुमान भाई को तो मैं जानता हूँ, कोई और साहब थे, उसने दांत निकाल कर जवाब दिया। अच्छा इतना हंसा मत करो, ये फूल उठाओ और बाहर कहीं फेंक दो। वो पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी, इस वक्त ये फूल और भी जहर लग रहे थे। वो खामोशी से बुक के लिए उसके ऑफिस से बाहर चला गया। लंबा सांस खींचकर अपने हवास बहाल किए, सिस्टम ऑन करके सिर्फ मेल चेक करने लगी कि पहली मेल देखकर हैरान रह गई। 10 साल बाद उसी मेल एड्रेस से उसे सलाम दुआ बेस्ट विशेज़ फॉर योर वेडिंग के ढेरों मैसेजेस आए हुए थे, जो उसकी जॉब के स्टार्ट में उसकी यूनिवर्सिटी के हवाले से किया करता या करती थी। अभिषा अब तक अनजान थी, और शादी की मुबारकबाद, ये कौन हो सकता है? वो सोच में पड़ गई। अब की बार भी शक रुमान पर गया। ज़ाया हो जाएगा ये बंदा मेरे हाथों। सर झटक कर खुद को काम में मसरूफ़ किया। दोपहर हो चुकी थी, मगर काम में मसरूफ़ होकर उसे कुछ होश न रहा। 2 बजे के करीब वर्षा की कॉल आई। हाँ वर्षा, क्या बात है?
यार कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तुम जल्दी आ सकती हो आज? वर्षा की बात पर वो मुंह के जाविये बनाने लगी। यार अम्मी को कहो बस कर दें, मैं तंग पड़ गई हूँ, जब शादी होनी होगी हो जाएगी, गोली मारे इन रिश्ता लेकर आने वालों को, वो बेजार लहजे में बोली। यार अम्मी कह रही हैं कि आखिरी मर्तबा है, फिर कोई नहीं आएगा। वर्षा के इसरार करने पर वो बादल नख्वास्ता मान गई। अच्छा अम्मी को मना कर देना कि रुमान को फ़ोन करके इस रिश्ते के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद भी लड़की की जांच पड़ताल कर सकते हैं। वो उसे खबरदार करने लगी। क्यों, क्या हुआ? वर्षा ने हैरत से सवाल किया। कुछ नहीं, बस जितना कहा है उतना करो, वो चिढ़कर बोली। ओके तुम घर तो आ जाओ, घंटे तक वो लोग आते ही होंगे, वर्षा ने एक और इतला दी। अच्छा भाई, उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। फ़ोन बंद करके बॉस को कॉल मिलाए। अपने जल्दी जाने का बताकर ये भी बता दिया कि आज का काम तकरीबन ख़त्म कर चुकी है। उन्होंने मुतमईन होकर अभिषा को छुट्टी की इजाज़त दे दी। तेज़ी से अपनी चीज़ें इकट्ठी करके उठती बाहर की जानिब लपकी। अभी ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं गई थी कि गाड़ी बंद हो गई। बार बार कोशिश करके चलाने पर भी नहीं चली। सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी। किसको मदद के लिए बुलाए, किसे नहीं। उसी अधेड़बन में गाड़ी से उतरकर बोनट उठाकर खुद खराबी चेक करने की कोशिश की, मगर बेसुर। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था किस मुसीबत में ज़िंदगी फंस गई। रह रहकर न जाने किस किस बात और किस किस शख्स पर गुस्सा आ रहा था। एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं आई हेल्प यू? खुद से उलझते ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि पुश्त से आने वाली आवाज़ पर वो ठटक गई। गर्दन मोड़ी, वो वहीं था, खाजान सिकंदर। ओह आप हैं? वो खुशगवार हैरत से उसे देखकर हौले से हंसा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कुछ देर पहले वाली उलझन इस वक्त न जाने कहाँ जा सोई थी। वो सामने था तो कुछ और याद न था। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? क्या इशू है? आप हटिए, मैं देखता हूँ। वहाँ से गुजरते किसी को बोनट पर झुके देखकर वो बस यूं ही उसकी मदद को आगे बढ़ा था। वहमो गुमान में भी ना था कि जिसकी मदद करने चला है वो अभिषा है। गाड़ी पार करके उसे जानिब आया। थैंक्स, वो शुक्रिया कहते एक जानिब हो गए। वो खामोशी से झुका, बारी बारी हर चीज़ चेक कर रहा था। कुछ मेजर प्रॉब्लम है, मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। बोनट को बंद करके वो उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ, जिसके चेहरे पर उसकी बात सुनकर वाज़िया परेशानी दर आई थी। कहाँ जा रही हैं आप? उसके सभी चेहरे से नज़र हट नहीं रही थी, जो इधर उधर देखती कुछ सोच रही थी। घर ही जा रही थी, उसने हवा से चेहरे पर आने वाली लिट्टों को एक हाथ से पीछे करते हुए कहा। तो चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप गाड़ी को अच्छी तरह लॉक कर दें। रुमान को कहकर कोई मैकेनिक अभी यहाँ बुला लेते हैं, आपकी गाड़ी ठीक करके वो छोड़ जाएगा। उसने जल्दी से तजवीज़ पेश की, साथ ही रुमान का नंबर भी मिलाने लगा, मगर रुमान का नंबर सुनकर वो जज़्बज़ हुई। नहीं, उसे कॉल मत करिए। वे इख्तियार उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे मतवज्जा किया, जो कान फ़ोन से लगा दूसरी जानिब कॉल उठा लेने का मुंतज़िर था। आंखों में हैरत समोई अभिषा के हाथ को देखा, जो उसने तेज़ी से पेशे किया, और अपनी बेख्तियारी पर जी भर कर शर्मिंदा हुई। दिल में खुद को कोसा। उसके चेहरे पर फैली खफ़त देखकर ग़ज़ान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। एक्चुअली मुझे तो अब यहाँ की वर्कशॉप्स के नंबर तक नहीं पता, तो इसीलिए रुमान को कॉल करने का सोचा। चले अली को कॉल कर लेता हूँ। कुछ सोचकर उसने अली का नंबर मिलाया। अब की बार अभिषा ने उसे रोकने की गलती नहीं की। अली को जगह का बताकर और अभिषा की गाड़ी का नंबर बताकर उसने कॉल बंद की। इतनी देर में अभिषा ने अपना बैग और फाइल्स निकालकर गाड़ी को लॉक किया। चले बस 10 मिनट में मैकेनिक आ जाएगा। वो अभिषा को हाथ से गाड़ी की जानिब आने का इशारा करते आगे बढ़ा। वो खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। ग़ज़ान ने उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला, उसके बैठते साथ ही बंद करके घूमकर ड्राइविंग सीट की जानिब आया। दरवाज़ा खोलकर गाड़ी स्टार्ट की। दरवाज़ा बंद करके गाड़ी अभिषा के घर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। आपको खामखा ज़हमत हुई, वो फॉर्मल अंदाज में बोली। मेरा ख्याल है 10 साल पहले हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। इतना तो ताल्लुक़ हमारा बनता है कि 10 साल इस किस्म के पुरतकल्लुफ़ जुमलों का तबादला ना किया जाए। ग़ज़ान की बात पर एक खामोश निगाह उस पर डालकर वो गाड़ी से बाहर देखने लगी। कुछ देर ग़ज़ान भी खामोशी से ड्राइव करता रहा। परेशान है? ग़ज़ान ने एक बार फिर नज़र भरकर साथ बैठी अभिषा को देखते सवाल किया। उफ़, क्या था ये शख्स! इतने सालों के बाद भी उसकी रग रग से वाकिफ़ था। उसके लिए वैसे ही परेशान था। वही फिक्रों से भरा लहजा। अभिषा की आंखों में एकदम बहुत सा पानी समेटने लगा। नफ़ी में सर हिलाकर जवाब दिया। आंसुओं का गोला गले में फंदा बनकर फंस चुका था। मेरे साथ आने पर परेशान है? अब की बार अभिषा आंसुओं को रोकते रोकते भी हौले से हंस पड़ी। आप कोई गुंडे बदमाश है जो आपके साथ जाने पर परेशानी हो? सवाल पे किए जाने वाले सवाल पर वो भी हंस पड़ा। किसी ज़माने में यही समझा जाता था मुझे, मुस्कुराहट दबाए जवाब दिया। और उसी ज़माने ने अपनी हमाकत पर फिर अफसोस भी किया। एक खफकी भरी निगाह उस पर डालकर वो नाराज़ लहजे में बोली। अच्छा, आप भी जानती हैं? वो ऐसे अनजान बना जैसे अभिषा की अपने लिए किए जाने वाली जद्दोजहद से अनजान हो। हाँ,
मुझे भी कहीं से मालूम हुआ था कि आप बेकसूर थे। उसने फिर ऐसे पोज किया जैसे वाकई उसका उस सारे किस्से में कोई हाथ नहीं था। क्या आप यहाँ हमेशा के लिए आए हैं? कुछ देर खामोश रहने के बाद अब की बार अभीशा ने सवाल किया। अभी कुछ कह नहीं सकता, किस्मत जो करेगी मुझे वो मंजूर होगा, खजान ने संजीदगी से जवाब दिया। उसकी बात पर वो बस करके रह गई। दिल किया उसे रुमान के इरादों के बारे में खबरदार करे, मगर फिर सोचा कि क्या पता उसने सिर्फ मजाक किया हो, ऐसे ही दोनों भाइयों में उसकी वजह से ठन न जाए, लिहाजा खामोशी रही। कुछ ही देर में उसका घर आ चुका था। वो उतरने लगी कि खजान की पुकार पर रुक गई। कभी कभी किस्मत हमारे लिए सबसे बेहतरीन फैसला करने में थोड़ी सी देर लगाती है। हम इंतज़ार के लम्हों का इल्ज़ाम अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैयों पर लगाते हैं, हालांकि हमारे अपने हमारे लिए इतनी ही बेहतरी के ख्वाहिशमंद होते हैं जितने कि हम खुद। और अगर किस्मत देर से आपके लिए खुशियाँ लाए तो इन्हें कबूल करने में देर न लगाइए। खजान की बात का मकसद वो समझने से कासिर थी। क्या मतलब? उलझन भरी आंखें खजान की जानिब उठी। हो सकता है आज किस्मत आपके लिए वो बेहतरीन फैसला करे और बहुत सी खुशियाँ आपकी मुंतज़िर हों, उन्हें थामने में देर न करना। दिलकश मुस्कुराहट चेहरे का तवाफ कर रही थी। अल्लाह हाफिज़। उसके उतरते साथ ही वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो उलझी सी घर के गेट की जाने बढ़ी। घर आकर खाना खाते वो कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे की जाने बढ़ी। वर्षा और समीहा किचन में मसरूफ़ थी। अभी वो कपड़े बदलकर कमर सीधी करने की गर्ज से बेड पर लेटी ही थी कि वर्षा आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। क्या हो गया है? अभीशा ने नागवारी से उसे देखा। शफक आंटी, मना, परवा और रुमान आए हैं, वो फूलों सांसों समेत बोली। अभीशा करंट खाकर उठी। क्या? चीख नुमा आवाज़ उसके हलक से निकली। क्या करने आए हैं? वो खौफजदा नज़रों से उसे देखते हुए बोली। तुम्हारा रिश्ता लेकर। उफ वापी, मैं इतनी खुश हूँ। पहली बात सुनकर उसे इतना झटका नहीं लगा था जितनी दूसरी बात सुनकर लगा। पागल हो तुम, ये खुश होने की बात है? वो गुस्से से बोली। उसे वर्षा की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। प्लीज़ अब तुम कोई मुसीबत मत खड़ी करना। उसकी बात पर अभीशा ने घूर कर बहन को देखा, इससे पहले कि वर्षा के 14 तबक रोशन करती। समीहा दरवाज़ा खोलकर खुशी से चिलमिलाता चेहरा लिए दाखिल हुई। अभीशा, अल्लाह ने मेरी सुन ली। उसकी जाने बढ़ते वो खुशी से भरपूर लहजे में बोली। पागल हो गए हैं सब। ये खुश होने की बात है? मेरे लिए ये मरने का मकाम है कि ऐसे शख्स के साथ मेरी शादी हो जो, मेरे खुदा, ये शख्स कितना पागल है, अपनी बीवी को भी साथ ले आया और आंटी और मना किसी ने उसे नहीं रोका। मेरा दिल है इसका गला दबा दो। हटे पीछे आप दोनों, दिमाग दुरुस्त करके आती हूँ मैं उस रुमान का। समझा क्या हुआ? उसने तमाशा बना रहे हैं मुझे। आज जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथों। मुठियाँ भेजती, जूती पाँव में पहने वो गुस्से से उन दोनों को पीछे हटाती दरवाजे की जाने बढ़ी। पीछे से समिया हाय हाय करती रह गई, मगर वो तो आतिश पेशाब बनी धम धम करती ड्राइंग रूम में पहुंच चुकी थी। अरे मेरी भाभी आई हैं। मना उसे अंदर आता देखकर चहक कर आगे बढ़ी। शफक, परवा और रुमान भी खड़े हो चुके थे। मना के बाद शफक ने उसे अपने साथ लगाया, जबकि उसकी खूनखार नज़रें रुमान के चेहरे पर थी, जो शरारती मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। गाज़ान ने पहली मर्तबा मुझसे कोई ख्वाहिश की, और वो भी तुमसे शादी की। मेरी तो न जाने कब से ये ख्वाहिश थी। शफक की बात पर उसकी नज़रें अब के बाद शफक की जानिब उठी, जिनमें हैरत ही हैरत थी। वो दंग उन्हें देख रही थी। ये क्या सुना था उसने? वो हक दक शफक का चेहरा देख रही थी। परवार मना उसे लिपटाए प्यार कर रही थी। उसने हैरान नज़रों से रुमान को देखा, जो चेहरों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट लिए उसे शफक की बात के सच होने का जैसे यकीन दिला रहा था। उसके कानों में कुछ देर पहले के गाज़ान के अल्फाज गूंजे। हो सकता है आज किस्मत आपके लिए वो बेहतरीन फैसला करे और बहुत सी खुशियाँ आपके मुंतज़िर हों, उन्हें थामने में देर ना करना। तो क्या वो इन खुशियों की बात कर रहा था? मुश्किल वो खुद को इस माहौल में वापस लाई। शफक ने उसे अपने करीब बिठा लिया। सबके चेहरों पर खुशी और इत्मीनान था। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि गाज़ान यूँ वापस आकर कभी उसकी ज़िंदगी का हमसफ़र बनेगा। वो हैरान क्यों ना होती। बस समिया, मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। शफक बहुत मान से समिया से गोया हुई। फरीद साहब भी वहीं मौजूद थे। भाई साहब, बस मुझे शादी की डेट लेकर उठना है। अब की बार उन्होंने फरीद साहब को मुखातिब किया। बहन, इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं। समझिए ये आज से आपकी अमानत है। फरीद साहब ने मोहब्बत से अभीशा को देखा, जो अभी भी खामोश थी। बहुत शुक्रिया भाई साहब, वो तशक्कुर अमेज़ लहजे में बोली। सब खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे, मगर अभीशा कुछ बेचैन नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद सबकी इजाज़त लेकर वो बाहर गई। कुछ देर बाद वापस ड्राइंग रूम में आई। रुमान, मेरी बात सुनना।
रुमान से मुखातिब होती वो फिर से ड्राइंग रूम से बाहर जा चुकी थी। रुमान को अपनी शामत नज़र आने लगी। एक्सक्यूज़ करता वो अभिशा के पीछे बाहर लपका। ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर आते ही लाउंज पे वो खतरनाक तेवर लिए रुमान को घूरने में मसरूफ़ थी, जिसकी शक्ल पर दुनिया जहान की मस्कीनियत उतर आई थी। कैसी है भाभी? जब कुछ देर और उसे कच्चा चबाने वाली नज़रों से देखती रही, तब रुमान ने मासूम शक्ल बनाकर पूछा, मुंह ना तोड़ दूँ तुम्हारा, जिस मुंह से मुझे भाभी कह रहे हो? अभिशा के इरादों पर वो बस जुज़बुज़ होकर रह गया। कितना घटिया मजाक किया था तुमने रात को। एक जोरदार धप उसके कंधे पर लगाई, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उफ, किस कदर भारी हाथ है तुम्हारा। हाँ भाई, रुस्तम जैसे गैंडे को जो काबू कर ले वो तो बड़ी तोप चीज़ ही हो सकता है। माजरत, कल के मजाक में मैं भूल गया था कि मिस नाजो के नाम हसीना नहीं बल्कि सुल्ताना डाकू टाइप हो। रुमान कहाँ बाज आने वाला था, अब के अभिशा ने उसका कान मरोड़ा। अरे क्या कर रही हो? क्या कभी गवर्नमेंट स्कूल की उस्तानी भी रह चुकी हो? वो डर से बुलबुलाया। गाजान को बताऊं तुम्हारी सब घटिया गुफ्तगू? आज भाभी और कल इस कदर आशिकाना गुफ्तगू की थी। वो उसे बख्शने को तैयार न थी, और बख्शती भी क्यों, किस कदर टेंशन में रही थी कल से अब तक। यार, मैंने सिर्फ तुम्हें अपने घर की जीनत बनाने को कहा था, और वो अपने हवाले से नहीं, गाजान के हवाले से। और यकीन पूछो, तुम्हें कभी बहन माना ही नहीं, हमेशा भाभी ही सोचा। तो कैसे अपनी भाभी को किसी और का होने देता? मेरी गैरत ये गवारा कभी न करती, तुमसे इतना मजबूत ताल्लुक न जोड़ता, तो कभी किसी को अपनी भाभी के रूप में कबूल न करता। अपना कान छुड़ाकर सीधा खड़े होते वो जिस कदर सच्चाई से बोला, बेशक उसकी मोहब्बत में कोई खोट, कोई शक नज़र ही नहीं आया। मुस्कुराकर उसकी मोहब्बत को देखा। पता है अभिशा, ज़िंदगी में सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं, और तुम्हारी गाजान के लिए सच्चाई मुझे खुद ब खुद तुम्हारी जानिब खींचती चली गई। तुम्हारी बेगर्ज मोहब्बत इस दुनिया के किसी शख्स को कभी समझ नहीं आ सकती। मैं जानता हूँ तुमने कभी उसकी ज़िंदगी में किसी रिश्ते के हवाले से आने की कोशिश नहीं की, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जैसी बेलौस मोहब्बत उसे कोई नहीं दे सकता। हाँ, मैं खुदगर्ज होकर तुम्हारे रिश्तों में रखने डालता रहा, क्योंकि मुझे इल्म था तुम और गाजान कभी किसी दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे। शायद खुश रह भी लेते, मगर वो खुशी जो रूह से जुड़ी होती है वो कभी तुम दोनों को ना मिल पाती। और ऐसी खुशी के बगैर हर रिश्ता ज़रूरत और वक्त का होता है। ऐसे रिश्ते देर पा नहीं होते। तुम दोनों तो अपनी बेवकूफ़ी से कभी एक दूसरे के करीब ना आते, मगर सब जानते बूझते मैं तुम दोनों की इस बेवकूफ़ी में तुम दोनों का साथ नहीं देना चाहता था। बस इसीलिए मैंने ये सब किया, और कल रात वाला मजाक इसीलिए किया कि मैं चाहता था कि तुम अपने मुंह से कहो कि रुमान अपने भाई की मोहब्बत पर डाका डालते शर्म नहीं आती। मगर अफसोस भूल गया था, तुम जैसे लोग अपने अंदर के हाल को कभी दूसरों पर आशिकार नहीं करते। इसीलिए आज तुम्हारी परेशानी दूर करने आ गया। और वैसे भी भाभी से मजाक नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? बीवी से मजाक करो तो जूतियों से तवाज़े होती है। रुमान की संजीदा गुफ्तगू से एकदम मसखरेपन की जानिब यूँ टर्न लेने पर अभिशा अपनी बेसाख्ता हंसी रोक न पाई। अभी फरवा को बताती हूँ, वो उसे चिढ़ाते हुए अंदर की जानिब बढ़ी, फिर रुककर पीछे मुड़कर उसे देखा। थैंक्स रुमान, दोस्ती वाकई एक अनमोल रिश्ता है, उसने दिल में सोचा। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? वो मसनूई आंसू साफ करते हुए बोला। रात में वो टेरेस पर चहलकदमी करती किस्मत के हेर फेर को सोचे जा रही थी। कल रात वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ज़िंदगी यूँ अचानक आज बदल जाएगी। ठीक 15 दिन बाद उनकी शादी की डेट फिक्स हुई थी। गाजान ने आज की मुलाकात में भी ऐसा कोई इशारा नहीं दिया था कि यह सब उसकी एमा पर हुआ है। न जाने वो उसके बारे में क्या सोचता होगा। आज वो गाजान के हमरा ही सोच रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। अंदर कमरे की जानिब बढ़ी, बेड के साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। वो सोच में पड़ी उठाए कि नहीं, फिर कुछ सोचकर उठा ही लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब से आने वाली गमगीन आवाज़ को वो हज़ारों क्या लाखों और करोड़ों आवाज़ों में भी पहचान सकती थी। वालेकुम अस्सलाम। रुकी सांस बहाल करते वो धीरे से बोली। कैसी हैं? मखसूस नरम लहजे में पूछा गया। ठीक, वो झिझक कर बोली। आप खुश हैं? वो जान गई वो किस बारे में पूछ रहा है। पता नहीं, अभी तो सिर्फ हैरान हूँ। हमेशा की तरह अपने दिल की बात उसे बताने लगी। मतलब आपको ये फैसला नागवार नहीं लगा? वो अपनी तसल्ली चाहता था। आपसे जुड़ने वाला कोई भी ताल्लुक कभी भी नागवार नहीं लगा। वो साफ को हमेशा से थी, आज भी झूठ का सहारा नहीं लिया। क्या ये हैरानगी शादी के दिन तक रहेगी? अब दूसरी जानिब आवाज़ में शरारत घुरी। अभी तो एक रात नहीं गुजरी, फैसला हुए आप इतनी आगे तक की बातें पूछ रहे हैं। वो हौले से मुस्कुराए। तो फिर आप नॉर्मल कब होंगी? मैं अब नॉर्मल तो कभी नहीं थी, वो अचंभे से बोली। मगर किसी को अब नॉर्मल बना दिया। उसकी आवाज़ की गंभीरता ने चंद लम्हों के लिए उसे चुप लगाई।
आप क्या घर में सबको काट खाने को दौड़ रहे हैं या फिर उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है? खामखा मुझे गरीब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अपनी घबराहट छुपाने की खातिर वो जानबूझकर उसकी बात मजाक में उड़ाने लगी। दूसरी जानिब जानदार कहका गूंजा, अब नॉर्मेलिटी सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने में नहीं होती। इस अब नॉर्मेलिटी का ताल्लुक अपनी ज़ात तक को भुला देखने से होता है, और आपके मामले में मैं हमेशा खुद को भी फरामोश कर जाता हूँ। अभिषा को उसे पटरी पर वापस लाना नहायत मुश्किल लग रहा था। इतनी रात को इतना फ़लसफ़ा हज़म नहीं हो रहा। सुबह बात करेंगे, मुझे ऑफिस भी जाना है। वो दामन बचाने लगी। कब सोचा था कि गाज़ान से ऐसा ताल्लुक़ होगा और उसके तकाजे निभाने होंगे। सुना था आप बहुत बहादुर हैं, बड़े बड़े रुस्तमों का शिकस्त दे डाली। मुझ जैसे बेज़रर शख्स से क्यों घबरा रही है, जो कि आपसे है भी बहुत दूर। गाज़ान मुस्कुराहट दबाकर बोला, फिर भी उसके लहजे की शरारत वो बआसानी महसूस कर रही थी। रुस्तमों को तो कोई भी हरा देता है, यहाँ मसला फाते और मफ्तू का है, और मफ्तू बनना किसी को भी गवारा नहीं होता। गाज़ान ज़ोरदार अंदाज में हंसा, यानी वो मोहब्बत का इनकार करने से इनकारी थी। मैंने तो कभी चाहा ही नहीं मैं फ़ाते बनूं, मुझे मफ्तू बनना पसंद है। बिन लड़े आपको फ़ाते बनाने में मुझे बेहद खुशी होगी। खैर अभी आप सोइए, उम्मीद है शादी के दिन तक आप इस ताल्लुक़ पर हैरान होने की बजाय इसे दिलो जान से कबूल कर लेंगे। मुझे अपनी हार के एतराफ़ आपकी आंखों में देख कर करना है, और इसके लिए मैं 15 दिन और इंतज़ार कर सकता हूँ। अपना ख्याल रखना। उसके लहजे में सिर्फ मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत, जो अभिषा को सरशार कर गई। फ़ोन बंद करके कमरे में आकर बेड पर लेटने तक वो गाज़ान को सोचे जा रही थी, और अब बस उसी को सोचना था। और फिर आखिर 15 दिन बाद डल गोल्ड लहंगे में दुल्हन के रूप में पूर सजी वो गाज़ान के निकाह में आ चुकी थी। सब चेहरों पर खुशी बिखरी थी। नताशा अपने शौहर के साथ मौजूद थी। सुनहरा, जो आजकल एक NGO चला रही थी, वो भी अपने माँ बाप के साथ मौजूद अभिषा की खुशियों के लिए दुआगो थी। हर दिल में उसके लिए सिर्फ दुआएं थी। निकाह के बाद जिस लम्हे उसे गाज़ान के साथ बिठाने के लिए स्टेज पर लाया गया, तब रुमान ने दोस्त होने का हक अदा करते फरीद साहब के साथ स्पॉट लाइट में स्टेज तक लाने में मदद की। रुमान और फरीद साहब का हाथ थामे वो हर बढ़ते कदम के साथ अपनी धड़कनें भी बढ़ती हुई महसूस कर रही थी। इन 15 दिनों में गाज़ान ने उसे दोबारा फ़ोन नहीं किया था। अभिषा ज़िंदगी में कभी नहीं घबराई थी, और गाज़ान से तो कभी नहीं, मगर आज उसका सारा एतमाद कहीं जा सोया था। स्टेज पर ब्लैक सूट में मलबूस शहजादों किसी आन बान में मौजूद गाज़ान के साथ बैठने तक वो गायब दिमाग थी। सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। 10 बाद 15 मिनट दिनों में उसकी ज़िंदगी यूँ बदल जाएगी, ये तो उसके वहमो गुमान में भी ना था। गाज़ान उसकी रग रग से वाकिफ़ था, उसकी गायब दिमागी और घबराहट महसूस कर गया था। सबसे नज़र बचाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर गोया उसका एतमाद बहाल करने की कोशिश की। एक बेज़रर से आशिक से घबरा रही हैं, मैं तो इस लम्हे के इंतज़ार में हूँ जब आपके सामने सर तस्लीमे खम करूँ। मुझे उस अभिषा की झलक देखनी है, जो मेरे लिए बड़े बड़े सुरमाओं के सामने डट गई। गाज़ान की आंखों से फूटती रोशनी और मोहब्बत की झलक अभिषा को पुरसुकून कर गई। हौले से मुस्कुराए। किसी की मुस्कुराहट इतनी भी जानलेवा हो सकती है, गाज़ान को ये आज मालूम हुआ था। 10 साल पहले बस वो उसकी आंखों की नमी के आगे दिल हार गया था, और आज उस मुस्कुराहट ने तो जैसे उसे सर से पाँव तक जकड़ लिया था। रूह तो उसकी थी ही, आज पूरा वजूद भी अभिषा का हो गया था। गाज़ान की नज़र उससे हटने को इनकारी थी, मगर इतने सारे लोगों की मौजूदगी का ख्याल भी करना था। कुछ दिक्कत से वो उस पर से नज़र हटाने में कामयाब हो ही गया। रुखसती के वक्त वो जो ना रोने का इरादा रखे हुए थी, फरीद साहब के गले लगकर खुद पर काबू न पा सकी। गाज़ान के लिए उसे रोता देखना बेहद मुश्किल था। लब भेजकर उसने अभिषा पर से निगाह उठाई। कहीं तू भी रोने तो नहीं लगा? रुमान को इस लम्हे में भी मजाक सूझ रहा था। गाज़ान के चेहरे पर बढ़ने वाली संजीदगी देखकर उसने करीब होकर सरगोशी की। गाज़ान ने खामोशी से बस एक घुरी डालने पर इत्तफाक किया। फरवा ने अभिषा फरीद साहब से अलग करके बाहर की जानिब कदम बढ़ाया। गाड़ी में बिठाकर वो खुद भी उसी गाड़ी में अभिषा के साथ बैठ गई। गाड़ी रुमान ड्राइव कर रहा था, जबकि उसके साथ फ्रंट सीट पर गाज़ान बड़ा जमान था। सिकंदर और शफक दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। अभिषा के चेहरे पर चादर की मदद से बड़ा सा घूंघट निकाला गया था। उसकी सिसकियां भी अब रुक चुकी थी। वो अभी ज़्यादा दूर तक नहीं आए थे कि झमाझम बारिश बरसने लगी, और बारिश भी तूफ़ानी बारिश थी। रुमान को इतने अंधेरे और तेज़ हवा के सबब ड्राइव करने में मुश्किल पेश आ रही थी। उसने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। रुमान, तेज़ चलाइए ताकि जल्दी घर पहुँचे, फरवा ने तफक्कुर अमेज़ लहजे में कहा। यार, इस कदर पानी है, नज़र ही नहीं आ रहा स्पीड ब्रेकर या कोई गड्ढा कहाँ है, इसीलिए मैंने गाड़ी आहिस्ता कर दी है, रुमान ने मसला बयान किया। और दर हकीकत
इस कदर बारिश थी कि सड़कें यकायक पानी से भर रही थी। गाड़ी थोड़ा थोड़ा झटका खाने लगी और आखिर शदीद पानी बढ़ने के सबब इंजन बंद हो गया। ये क्या हुआ है? खजान ने रुमान की जानिब देखा। इंजन बंद हो गया है भाई, वो दोनों हाथ स्टीयरिंग पर हौले से मारकर बोला। तो चलेगा कब? उसने झुंझरा कर पूछा। भाई नजूमी तो हूँ नहीं, बारिश भी तेज़ है, ज़रा सी हल्की होती है तो निकल कर देखता हूँ। रुमान ने कंधे अचकाकर कहा। बेटा तेरा कोई काम तखीर के बगैर कभी नहीं हुआ। तूने मोहब्बत का यकीन करने में 10 साल लगाए और अब देख ले फिर से ताखीर। वो बराबर खजान को तंग किए जा रहा था, जो ये सोचने में मगन था कि यहाँ से निकलने की सूरत हाल कैसे की जाए। रुमान ने शीशा उतारकर बारिश की तेज़ी को चेक किया। बारिश ज़रा सी हल्की पड़ चुकी थी। चल भाई अब निकल कर देखता हूँ, खजान से मुखातिब होता वो बाहर निकला। बोनट उठाकर चेक किया मगर ऐसी खराबी हो चुकी थी जो गाड़ी को चलाने में नाकाम थी। यार मसला ज़्यादा हो गया है, ये तो अब ऑन ही नहीं होगी, लिहाजा दूसरी गाड़ी मंगवानी पड़ेगी और इसके लिए अब तुम्हें मज़ीद सब्र से काम लेना पड़ेगा। रुमान घर फ़ोन करता हुआ बोला ताकि कोई कज़न गाड़ी ले आकर आए। यार गाड़ी बंद हो चुकी है, तुम आकर खजान, अभीशा और फरवा को तो ले जाओ, मैं किसी को बुलवा कर चेक करवाता हूँ। दूसरी जानिब फ़ोन उठाने के बाद उसने तफसील बताई। क्या? अच्छा चलो ठीक है। मायूसी से उसने फ़ोन बंद किया। क्या हुआ? फरवा ने पूछने में पहल की। आधे पौने घंटे तक कोई लेने आएगा। चल खाजान, तेरी शादी की खुशी में गाने ही गा लेते हैं और तू कुछ कर नहीं सकते, वो शुरू होते बोला। खजान ने कोई जवाब नहीं दिया। मोबाइल निकाला और मैसेज करके मोबाइल पर करीम की सर्विस ऑन करके अपने करीब मौजूद किसी गाड़ी का स्टेशन देखने लगा। अभीशा को मोबाइल में वाइब्रेशन महसूस हुई। रुमान और फरवा अपनी बातें करने में मसरूफ़ थे। क्या आपको मुझ पर एतमाद है? खजान का मैसेज पढ़कर वो उलझन का शिकार हुई। आप पर तो सबसे ज़्यादा एतबार है, उसने जवाबी मैसेज किया। जहाँ भी ले जाऊँ जाएंगी? एक और सवाल, क्या वो उसकी मोहब्बत को आजमा रहा था? एक दिलकश मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी। अब आप जहाँ भी ले जाएं आप ही के साथ जाना है, पूछने की ज़रूरत नहीं थी। अभीशा ने मैसेज टाइप करके सेंड किया। थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी उनके करीब रुकी। तुम दोनों आधे पौने घंटे बाद जाते रहना, मेरा अभीशा को लेकर जा रहा हूँ। खजान ने अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। फरवा रुमान तो हक्का बक्का रह गई, ये अचानक क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहा है? वो चिल्लाया। फ़िलहाल किसी भी होटल में, कि इससे ज़्यादा मैं यहाँ ठहर नहीं सकता। खजान की बात पर अभीशा की धड़कनें तेज़ हुई। और वो सजावट जो मैंने जी जान से तेरे कमरे की है? रुमान दहाई देने लगा। खजान तब तक अभीशा की जानिब आकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल चुका था। उसे हम कल सराहेंगे। हंसते हुए अभीशा का हाथ थामते वो दूसरी गाड़ी में बैठ चुका था। भाई कहाँ जाना है? गाड़ी वाले ने पूछा। पीसी। 15 मिनट बाद वो दोनों पीसी के रिसेप्शन पर थे। एक रूम चाहिए, वो रिसेप्शनिस्ट से मुखातिब हुआ, जो उसके साथ एक दुल्हन के कपड़ों में मलबूस लड़की को देखकर हैरान हुई। बेशक अभीशा का चेहरा अब भी घूंघट की ओट में था, फिर भी उसके कपड़े और हाथों की मेहंदी और चूड़ियां बता रहे थे कि वह दुल्हन है। अभीशा को उस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग इस वक्त उसे देखकर क्या सोचेंगे। उसे परवाह थी तो सिर्फ खजान की, जिसने उसकी आजमाइश चाहिए थी। चाबी मिलने के बाद वो खामोशी से उसका हाथ थामे उसके पीछे चल रही थी। लिफ्ट के जरिए वह दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे। कॉरिडोर से गुजर के एक कमरे के सामने खजान रुका। चाबी घुमाकर उसने दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होकर लाइट्स ऑन करने के बाद उसने कोट और टाई उतारकर साइड पर रखी। अभीशा तब तक घूंघट और चादर बेड पर रखकर कमरे में मौजूद खिड़की से बाहर बारिश को देखने लगी, जिसमें फिर से तेज़ी आ चुकी थी। खजान खामोशी से बाजू सीने पर लपेटे उसके पीछे जा खड़ा हुआ। वो बेखबर थी। मेरे लिए ये सब क्यों किया? कुछ लम्हे खामोशी की नज़र करने के बाद खजान उससे मुखातिब हुआ। अभीशा ने धीरे से मुड़कर रुख उसकी जानिब किया, जिसकी निगाहें अब उसके चेहरे की खूबसूरती को खामोशी की ज़बान में खराज बख्श रही थी। आपने एक मर्तबा कहा था, जब अल्लाह ने किसी की मदद करनी होती है तो वो लोगों को चुनकर उनकी मदद पर मामूर करता है। वो चाहे कोई भी हो, अल्लाह ने अपने बंदे की मदद करवानी ही होती है। तो आपके मामले में भी अल्लाह ने मुझे चुना था, और वो फिर चाहे मैं होती या कोई और, अल्लाह ने आपकी मदद करवानी ही थी। उसकी शर्ट के बटन्स देखते वो धीमे लहजे में गोया हुई। क्या इस सब में मोहब्बत कहीं नहीं थी? खजान के सवाल पर वो हल्के से मुस्कुराई। अजीब सा इज़्तिराब था इस सवाल में। खजान, मुझे कभी आपसे मोहब्बत नहीं रही। अभीशा के जवाब पर वो चंद लम्हों के लिए कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। अब की बार उसने नज़र उठाकर खजान के फक चेहरे को देखा। मुझे तो आपसे इश्क था, और इश्क कोई तकलीफ़, कोई नामुमकिन और वक्त के कोई फ़िरौन नहीं देखता। वो तो अपने आशिक के लिए बस डट जाता है, मर जाता है। अभीशा का एतराफ़ उसके साँप पर बाहर होने वाले फवार की तरह बरसा। आहिस्ती से हाथ उसकी कमर के गिर्द मजबूत करके अपने करीब किया। ये इदराक कब हुआ? आज वो सब एतराफ़ सुनना चाहता था।
जब आप पर तोहमत लगी। सब ने आपको कसूरवार समझा, मगर न जाने क्यों मुझे आपके बाकिरदार होने पर हल्का सा भी शुबा नहीं हुआ। जिस शख्स ने मेरे नंबर का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, मेरे उस पर अंधा एतमाद कर लेने को कभी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जिसने मुझसे रात के पहर में फ़ोन पर कभी काम की बात के अलावा 2 नंबर दोस्ती और झूठी मोहब्बत जैसी कोई गुफ्तगू नहीं की, जिसने मेरी तस्वीर फेयरवेल वाली रात लेने के बाद उसे सबसे छुपा कर रखा और जो आज भी उसके मोबाइल के वॉलपेपर की जीनत है। उस शख्स पर मैं एतबार कैसे न करती, फिर दुनिया की करोड़ों शहादतें भी कोई ले आता, मैं उस शख्स को कभी बदकिरदार न जानती। उसके माँ बाप की माफ़ी, हर उस बंदे की माफ़ी जो उसे बुरे किरदार का जानते थे, वो सब एक अजान को वो सुकून कल्ब ना दे सके थे जो अबीशा के अल्फाज दे रहे थे। कैसी मोहब्बत थी उसकी, सच कहाँ था। रुमान ने उसकी शफाफ मोहब्बत उसे कभी कोई और नहीं कर सकता, और अगर जो मैं इन 10 सालों में किसी और का हो जाता। खजान ने उसे फिर मुश्किल में डालना चाहा। नज़रें उसके एक एक नक्श को दिल में उतार रही थी। वो फिर मुस्कुराई। ग़ज़ान, मोहब्बत में जिस्म की ख्वाहिश होती है, इश्क तो सिर्फ रूह का ख्वाहिशमंद होता है। मैंने आपको पाने की कभी चाह नहीं की, मैंने हमेशा आपकी खुशी की दुआ की है, और वो खुशी मुझसे मिलती या किसी और से, मेरे लिए यही बहुत होता कि आप पुरसुकून और खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पता है ग़ज़ान, इश्क में आशिक की मोहब्बत के साथ भी मोहब्बत हो जाती है। वो मोहब्बत फिर चाहे आशिक के किसी भी चाहे वाली या चाहे जाने वाले से हो, आपकी बीवी कोई भी होती, मुझे उससे भी मोहब्बत होती। इश्क हासिल करना नहीं सिखाता, वो तो बस खुशी का खवा होता है। ये मोहब्बत है जिसमें कुर्ब की ख्वाहिश होती है, वसाल की ख्वाहिश होती है, इसीलिए ये हमेशा नहीं रहती। और मुझे आपसे सिर्फ इश्क ही करना था और हमेशा करते ही रहना था। ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसका इनाम है कि उसने मुझे आपका कुर्ब नसीब किया। ये मुझे ना भी मिलता, मैं तब भी खुश थी कि मेरी रूह आपकी है, मेरी रूह का इश्क आपका है। ग़ज़ान ने बेख्तियार होकर उसे खुद में भींचा। अब वो जान गया था कि 10 साल बाद कौन सी चीज़ उसे पाकिस्तान खींच लाई है। ये अबीशा का इश्क था, जिसका मज़ीद इम्तिहान अल्लाह को लेना मकसूद नहीं था, इसीलिए वो ग़ज़ान को वापस लाया। उसे उनका इश्क पसंद आया और उसने उनका मिलाप किया। ग़ज़ान ने लब उसके माथे पर रख दिए। वो अब तक यही समझ रहा था कि वो अबीशा से बेहद मोहब्बत करता है, मगर वो वाकई मफ्तू था। उसका इश्क ग़ज़ान से जीत गया था। क्या कहूँ, वो वाकई बेबस था। उसका चेहरा हाथों के प्यालों में लेकर बोला, कुछ ना कहिए, बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दें। अबीशा ने अपनी भंवरा आंखें उसके मोहब्बत भरे चेहरे पर टिकाई। ख्वाहिश से याद आया, आपके रोनमाई का गिफ्ट भी नहीं है, घर में है, अब कल ही दे सकूँगा। कुछ याद करके वो शर्मिंदगी से बोला, समझिए मेरी ख्वाहिश पूरी होगी तो यही मेरी रोनमाई का गिफ्ट है। उसकी बात पर ग़ज़ान ने भौहें सुकेड़ी, फिर उसका हाथ थामकर उसे बेड पर बिठाया। उसके मुकाबिल बैठकर उसके हाथ दोनों हाथों में थामे। अब बताओ, मुझे रोनमाई में आपका सुकून चाहिए, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपनी वो तमाम तकलीफ दे फीलिंग्स मुझसे शेयर नहीं करेंगे जो इस सब मामले के बाद आपने महसूस की। ग़ज़ान, मैं आपके साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ तब करूँगी जब आप ज़हनी और क़ल्बी तौर पर पुरसुकून होंगे। ग़ज़ान अल्लाह का जितना शुक्र अदा करता कम था, जिसने इतना वफ़ादार साथी उसके नसीब में लिखा था। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी वो तकलीफ़ मुझसे शेयर करिए जो आपने अब तक किसी के साथ शेयर नहीं की। उम्मीद आंखों में लिए वो ग़ज़ान को देख रही थी। सब हालात से तो आप वाकिफ़ ही हो, मैं यह कैसे यहाँ से गया और फिर कैसे वहाँ सरवाइव किया। बस एक चीज़ ऐसी थी जिसने मुझे शदीद तकलीफ़ पहुँचाई, और वो मेरे माँ बाप की मुझ पर अदम एतमादी थी। अबीशा, हम मोहब्बत तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, मगर वो मोहब्बत अदा तब होती है जब हम उस रिश्ते पर एतमाद भी उतना ही करें। हर रिश्ते में आजमाइश है, हत्ता कि माँ बाप के लिए भी। औलाद को सिर्फ मोहब्बत दे देना काफ़ी नहीं, उसे उतना ही एतमाद भी देना ज़्यादा अहम है। जिस एक चीज़ ने मुझे पाश पाश किया, मेरी पूरी हस्ती को तहस नहस कर दिया, वो मेरी माँ की बेअतबारी थी। माँ तो ऐसी औलाद को भी बेकसूर गर्दानती हैं जो किसी का कत्ल ही करके आया हो, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। बस ये एक चीज़ मुझे अंदर तक तोड़ गई। ये तकलीफ़ अब भी कभी कभी मेरे अंदर जागती है। इसलिए मैंने अटल फैसला किया है कि हम अपनी औलाद को पहले एतमाद देंगे, फिर मोहब्बत, कि यही हर रिश्ते की बुनियाद है, ताकि उनकी शख्सियत कभी टूट फूट का शिकार ना हो। ग़ज़ान के चेहरे से उसकी अज़ियतें ज़ाहिर हो रही थी, और अबीशा यही चाहती थी कि एक मरतबा वो अंदर का गुबार निकाल बाहर करे, क्योंकि हब्स के बाद ही खुशगवार झोंके आते हैं, और अब ग़ज़ान की ज़िंदगी में भी खुशगवार लम्हे आने वाले थे। थैंक्स, वो मोहब्बत से उसे एक नज़र देख कर बोली।
आप यहाँ रहेंगे या मुझे भी वहाँ ले जाएंगे? अवीशा ने कुछ तशवीश से पूछा। अभी तो कहा था जहाँ आप ले जाना चाहें, मैं आपके साथ हूँ। इतनी जल्दी अपनी बात से फिर भी गई। खजान अब रिलैक्स अंदाज में कुन्नी के बल नेम दराज उसे अपनी नज़रों से पिघलाने का इरादा कर रहा था। उसके इस कदर नहमाक ने अवीशा को घबराने पर मजबूर किया। वैसे अभी तो हम कनाडा जाएंगे, हनीमून भी हो जाएगा और मैं अपना काम वाइंड अप करके हमेशा के लिए यहीं आ जाऊँगा। उसकी बात पर अवीशा के चेहरे पर खुशी झलकी। शुक्र। वैसे एक बात है, क्राइम रिपोर्टर क्यों नहीं बनी? आप में गट्स तो बहुत है। खजान के सवाल पर उसने खशमगी नज़रों से उसे देखा। मैं क्राइम रिपोर्टर सिर्फ आपके लिए बनी थी और किसी के मामले में मैं इतनी साबित कदमी का मुजाहरा नहीं कर सकती। आंखें झुकाए वो सच बोली। मैं किसी और के लिए आपका ये जुनून बर्दाश्त कर भी नहीं सकता। अभी आपसे सिर्फ मोहब्बत है। इश्क के मराहिल आपकी हमराही में तय करूँगा तो फिर शायद इतना पॉजेसिव ना रहूं। अभी तो किसी को आपके पास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अवीशा के हाथों पर मोहब्बत की मोहर सबके। वैसे रुमान बेचारा अपनी सेटिंग के बेकार जाने पर हमें गालियां दे रहा होगा। अवीशा ने उसका ध्यान खुद पर से हटाना चाहा कि आज रात हम पूरी दुनिया पर तबसरा करने के लिए यहाँ आए हैं। निकाहनामे पर दस्तखत किए थे कि वजीर दफा की सीट के लिए जो हर मसले पर रोशनी डाली जा रही है, लगे हाथों आज ही मसला कश्मीर भी हल ना कर लें। रजान के यूं अपने जज्बात को इग्नोर किए जाने पर वह जलकर बोला। अवीशा बेसाख्ता से चले ये भी कर लेते हैं। वह शरारत से उसे देखकर बोली। चलो फिर, बारिश ख़त्म हो चुकी है, घर ही चलें। शायद वहाँ पर मौजूद हमारे कमरे का माहौल का आपकी तबीयत पर खातिर ख्वाह असर पड़े। वो बेड से उठते हुए फिर से जले कटे लहजे में बोला। उफ हो, आपने क्या निकाहनामे पर साइन मुझे दुल्हन के रूप में यहाँ से वहाँ भगाने के लिए किए थे? लगे हाथों आज ही किसी मैराथन रेस में भी इसी लहंगे समेत हिस्सा न ले लूँ। वो कहा खजान से कम थी। उसी के लहजे में बोली। अभी बताता हूँ कि निकाहनामे पर साइन मैंने क्यों किए थे। उसकी जानें बढ़ते हुए वो मायनी खेजी से बोला। उसकी गुर्बत में अवीशा की बोलती सही मायनों में बंद हुई थी, मगर मोहब्बत और इश्क ने अब बढ़ते चले जाना था। तो ये था आज का नावल और होप्स हो कि आप लोगों को ये अना इलियास का नावल पसंद आया होगा। मुझे तो अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छे से नए नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।